आप अपनी सैलरी या चलो घर का पूरा हिसाब आराम से लगा लेते हो, राइट? बट एक सेकंड के लिए सोचो, पूरे 140 करोड़ लोगों के देश की टोटल कमाई, एक एक रुपया, एक एक पैसा कैसे गिनते होंगे? मतलब साउंड्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल है ना? आज हम इसी इम्पॉसिबल पजल को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, अपने घर की इनकम तो सिंपल है। सैलरी आई, बिजनेस से थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बस हो गया हिसाब। पर पूरे देश का? अरे यहाँ तो करोड़ों लोग हैं, लाखों कंपनियां हैं। हर सेकंड कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कार बना रहा है। इस सबको काउंट करना शुरू भी कहाँ से करें? ओके, सो लेट्स क्रैक दिस कोड। इस पूरे मेज को समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रोड मैप है। सबसे पहले हम समझेंगे द मनी सर्कल, आई मीन पैसा आखिर चलता कैसे है। फिर हम अनलॉक करेंगे वो 3 मास्टर कीज, वो 3 मेथड्स जिससे सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स देश की कमाई गिनते हैं। और हाँ, एंड में हम ये भी देखेंगे कि भाई ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गिनती शुरू करने से पहले ये समझना होगा कि पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है। एक इकोनॉमी में पैसा लिटरली हमेशा गोल गोल घूमता रहता है। चलो देखते हैं कैसे। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सोचो, ये एक इकोनॉमिक सुपर हाईवे है जिस पर पैसा, सामान और सर्विसेज 24/7 नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे हैं। इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग लूप। अब इस हाईवे पर फॉर सिंप्लिसिटी सेक मानते हैं कि सिर्फ 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हाउस होल्ड्स, यानी हम और आप सारे परिवार, और दूसरी तरफ है फर्म्स, यानी वो सारी कंपनीज जो कुछ ना कुछ बनाती हैं, फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ जायंट एरोप्लेन। सो फॉर नाउ इमेजिन द एंटायर इकोनॉमी इज जस्ट यू एंड अ लोकल शॉपकीपर। अब जरा इस डायग्राम के अंदर वाले सर्कल को ध्यान से देखो। इसे कहते हैं रियल फ्लो। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ असली चीजें मूव हो रही हैं। हाउस होल्ड्स यानी हम लोग फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, मतलब हम उनके लिए काम करते हैं, अपनी जमीन रेंट पर देते हैं या पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बदले में फर्म्स हमें क्या देती हैं? वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं, जैसे ब्रेड, कपड़े, मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस। ये है असली चीजों का एक्सचेंज, काम के बदले सामान। और अब देखो बाहर वाला सर्कल, ये है मनी फ्लो। हमारे काम के बदले फर्म्स हमें फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, सिंपल भाषा में सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, योर प्रॉफिट। अब हमारे पास पैसा आ गया, हम इस पैसे का क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम इसे वापस फर्म्स पर ही स्पेंड करेंगे, उनका बनाया हुआ सामान खरीदने के लिए। देखा आपने, जहां से पैसा चला था घूमकर वहीं वापस आ गया। सोचो, आपके पापा ऑफिस में काम करते हैं, वो हुई फैक्टर सर्विस। ऑफिस उन्हें सैलरी देता है, वो है फैक्टर पेमेंट। उसी सैलरी से आपकी मम्मी घर का राशन खरीदती हैं, वो हुआ स्पेंडिंग। और राशन वाले को जो पैसा मिला उससे वो अपनी फैक्ट्री से और सामान लाता है बेचने के लिए। इट्स अ परफेक्ट ब्यूटिफुल सर्कल। चलो, अब जब हम ये समझ गए हैं कि पैसा घूमता कैसे है, तो अब टाइम आ गया है उसे गिनने का। सो हियर्स द फर्स्ट मास्टर की। देश में एक साल में जितना भी सामान और सर्विसेज बनी है, बस उसकी टोटल वैल्यू निकाल लो। दैट्स इट। इस मेथड का ऑफिशियल नाम है वैल्यू एडेड मेथड। आइडिया बहुत सिंपल है। हर प्रोडक्शन स्टेप पर, हर स्टेज पर कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुई, बस उसे जोड़ते जाओ। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, डोंट वरी। चलिए इसे एक सिंपल बेकर स्टोरी से समझते हैं। देखिए, स्टेप 1, एक किसान ने गेहूं उगाया और उसे 1,000 रुपए में बेच दिया। क्योंकि उसने जमीन से शुरू किया, यहां पूरी वैल्यू एडेड है 1,000 रुपए। स्टेप 2, एक मिलर ने वो गेहूं खरीदा, उसका आटा बनाया और उसे 1,500 रुपए में बेच दिया। तो मिलर ने कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की? 1,500 माइनस 1,000 यानी 500 रुपए। गॉट इट? स्टेप 3, एक बेकर ने वो आटा खरीदा, उससे ब्रेड बनाई और फाइनली कस्टमर को 2,500 रुपए में बेची। तो बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड की? 2,500 माइनस 1,500 यानी 1,000 रुपए। तो देश में टोटल वैल्यू एडेड कितनी हुई? सिंपल, 1,000 प्लस 500 प्लस 1,000 विच इज 2,500 रुपए। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने सिर्फ वैल्यू एडेड ही क्यों जोड़ा? अगर हम सबकी टोटल सेल्स जोड़ देते, यानी 1,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500, तो आंसर आता 5,000 रुपीज। ये नंबर तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें गेहूं की जो 1,000 रुपीज वैल्यू थी, वो पहले किसान ने गिनती, फिर मिलर ने भी गिनती और फिर बेकर ने भी गिनती, वो 3 बार जुड़ गई।
इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल काउंटिंग, और वैल्यू एडेड मेथड इसी सबसे बड़ी गलती से हमें बचाता है। चलो एक और एग्जांपल। एक कारपेंटर ने 2000 रुपीज की लकड़ी खरीदी, उससे एक ब्यूटीफुल टेबल बनाई और 5000 रुपीज में बेच दी। उसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? सिंपल, 5000 माइनस 2000 यानी 3000 रुपीज। इजी राइट? ओके, टाइम फॉर अ स्मॉल टेस्ट। अब आपकी बारी। थोड़ा पॉज करके सोचो, एक टेलर ने 200 रुपए का कपड़ा खरीदा और उससे एक शर्ट बनाकर 500 रुपए में बेच दी, तो टेलर ने कितनी वैल्यू ऐड की? सिंपल है राइट? जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। ऑसम! लेट्स मूव टू आवर सेकंड मास्टर की। अगर देश की कमाई गिननी है तो एक और सिंपल तरीका है ना? देश में सब लोगों ने मिलाकर टोटल कितना कमाया वो जोड़ लो। दिस इज द इनकम मेथड। इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये कमाई यानी इनकम आती कहाँ से है? इसके 5 मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी लोगों की सैलरी और वेजेस। नंबर 2, रेंट, जमीन या बिल्डिंग से आने वाला किराया। नंबर 3, इंटरेस्ट, बैंक में रखे पैसे पर मिलने वाला ब्याज। नंबर 4, प्रॉफिट, कंपनी के मालिकों का मुनाफा। और नंबर 5, मिक्स्ड इनकम। ये थोड़ा स्पेशल है। ये उन लोगों की इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कोई दुकानदार या डॉक्टर, जिनकी इनकम में सैलरी, प्रॉफिट, रेंट सब मिक्स होता है। सो इस हिसाब से फॉर्मूला बिल्कुल साफ हो जाता है। देश की डोमेस्टिक इनकम, यानी वो इनकम जो देश की बाउंड्रीज के अंदर अंदर जनरेट हुई है, उसे निकालने के लिए बस इन 5 चीजों को ऐड कर दो। कॉम्पेंसेशन प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। दैट्स इट। चलो एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल को फीस से इनकम होती है। उस इनकम में से वो टीचर्स को सैलरी देता है, कॉम्पेंसेशन, स्कूल बिल्डिंग का किराया देता है, रेंट, बैंक से लिए लोन पर ब्याज देता है, इंटरेस्ट, और जो एंड में बच जाता है वो स्कूल का सरप्लस या प्रॉफिट होता है। देखा, सारी इनकम कैटेगरीज कवर हो गई। रेडी फॉर द थर्ड एंड फाइनल की? ये मेथड कहता है क्या बना वो मत गिनो, किसने क्या कमाया वो भी मत गिनो, बल्कि ये गिनो कि लोगों ने टोटल खर्चा कितना किया। आफ्टर ऑल, हमने सर्कुलर फ्लो में क्या सीखा था? किसी एक का खर्चा हमेशा किसी दूसरे की कमाई होती है। दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। सो पूरे देश में टोटल खर्चा सिर्फ 4 जगह होता है। पहला है सी, यानी प्राइवेट कंजम्पशन, हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मूवी टिकट, सब कुछ। दूसरा है आई, यानी इन्वेस्टमेंट, ये वो खर्चा है जो कंपनीज करती हैं, नई मशीन खरीदने में या नई फैक्ट्री लगाने में। तीसरा है जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, डिफेंस पर खर्च करती है। और चौथा है X-M, यानी नेट एक्सपोर्ट्स, हमारा सामान जो विदेश में बिका, एक्सपोर्ट्स, उसमें से विदेशी सामान जो हमने खरीदा, इंपोर्ट्स, माइनस कर दो। और इससे बनता है इकोनॉमिक्स का शायद सबसे फेमस फॉर्मूला, GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंपल मतलब है एक साल में देश के अंदर बने सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू। इसे एक फेस्टिवल जैसे दिवाली से सोचो। दिवाली पे हम मिठाई और कपड़े खरीदते हैं, वो हो गया C, कंजम्पशन। सरकार शहरों में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और सफाई पर खर्च करती है, वो हो गया G, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मिठाई की दुकान वाले अगले साल के लिए नई मशीन खरीदते हैं, वो हो गया I, इन्वेस्टमेंट। और इंडिया से स्पेशल डेकोरेटिव आइटम्स विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं, वो हो गया X, एक्सपोर्ट्स। सी, सारा खर्चा इन्हीं कैटेगरीज में परफेक्टली फिट हो जाता है। तो हमने देश की कमाई नापने के 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे, प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। अब सबसे मैजिकल, सबसे अमेजिंग पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तीनों मेथड्स भले ही अलग अलग रास्ते हों, उनकी मंजिल एक ही है। द आंसर, the final number from all 3 methods should logically be exactly the same. क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सोचो, देश में जितने वैल्यू का सामान प्रोड्यूस होगा, वो सामान बनाने वालों की उतनी ही इनकम जनरेट होगी, और लोगों की जितनी इनकम होगी वो उतना ही उस सामान को खरीदने पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च करेंगे। इट्स अ परफेक्ट 3-way लॉक। प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है समझ गए, पर ये सारी मेहनत, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हम करते क्यों हैं? व्हाई डज दिस वन नंबर मैटर्स सो मच? वेल, नेशनल इनकम एक देश का एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। इसे देखकर ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, स्टैग्नेंट है या पीछे जा रही है। इसी नंबर के बेसिस पर जॉब्स, टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनती हैं।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये देश की इकोनॉमिक हेल्थ का थर्मोमीटर है। बट हियर्स अ फाइनल थॉट फॉर यू। मान लो किसी देश का जीडीपी या नेशनल इनकम बहुत बहुत हाई है, तो क्या इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वहाँ के सारे लोग बहुत खुश हैं और वेल ऑफ हैं? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, या हमें देश की प्रोग्रेस नापने के लिए कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए, जैसे एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट की क्वालिटी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।